हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 सागर में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग SSC GD 2025 का प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। बाकी 10 सेट हम लोगों ने कर चुका है, तो वो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो बाकी 10 सेट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और PDF के लिए जैसा कि मैंने बता दिया है कि आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो आपका हो जाएगा बोकारो। बोकारो जो है आपका झारखंड में स्थित है, जो कि लौह एवं इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? ठीक है, बहुमूल्य खनिज कौन सा है इसमें से? तो प्लेटिनम जो है एक आपका बहुमूल्य खनिज है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन से। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? पानीपत की जो काबुली बाग मस्जिद है उसको किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आपका बाबर ने करवाया था। बाबर ने जो आपको है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद को बनवाया था। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बेरामपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? बेरामपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था आपका बेरामपुरी मस्जिद का निर्माण? तो आपका मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आपका बेरामपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो आपका कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय जो है आपका चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से, यहाँ तक हो गया था, थोड़ा सा इधर उधर टच हो जाता है ना, इसलिए ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलिए बोलता है कि अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किसने बनवाया, किस चीज़ से बनाया गया था? ठीक है, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किस चीज़ से बनाया गया था? तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, ईंटों से आपका महाबोधि मंदिर, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ईंटों से बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद वो जो है बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। ठीक है, कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद इतना मार काट देखे थे, इतना खून सैलाब देखे थे, तो ये सब देखने के बाद उनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ, जिसके कारण वो जो है बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर में पूरी तरह से किस चीज़ से बनाया गया था? तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है कि पत्थर से था कि ईंट से था। ठीक है, लकड़ी तो नहीं होगा। ठीक है, पत्थर से, ईंट से या चट्टानों, यही में से कुछ होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तो आपको बता दिया मैंने कलिंग युद्ध के बाद। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? किसी भारतीय नागरिक को, क्वेश्चन को समझिए कि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर, कोई सार्वजनिक स्थान में जो पब्लिक प्लेस है वहाँ से आपको अगर वंचित कर दिया जाता है, वहाँ पे घुसने नहीं दिया, जैसे कि मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया गया, मस्जिद में नहीं घुसने दिया, वंचित कर दिया जाता है, तो उसे किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा समानता के अधिकार से। ठीक है, कौन सा अधिकार? तो समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर 8 का ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और किस चीज़ को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको इसको भारत की जो है, भारत की संप्रभुता, एकता और किस चीज़ को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, और उसकी रक्षा करना नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो उसकी अखंडता को, ठीक है, अखंडता को भारत की
संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, इसको बनाए भी रखना है और रक्षा भी करना, ये किसका है? तो आपका 51A में लिखा हुआ है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अनुच्छेद 51A में आपका लिखा हुआ है अखंडता, ठीक है, सी नंबर। संप्रभुता, आपका एकता और अखंडता और उसकी रक्षा करना, ये चीज़ें लिखी हुई है अनुच्छेद 51A में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के अहरार आंदोलन के संस्थापक में से नहीं था? ठीक है, कौन जो है ब्रिटिश भारत के अहरार आंदोलन के संस्थापक में से एक नहीं था? तो कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, तो ए नंबर हो जाएगा, ये नहीं थे। बाकी हसन इमाम, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, ये सब थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? ठीक है, कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो आपका 395, ए नंबर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यापार और बेगार शामिल है? कौन से जो मौलिक अधिकार है उसमें मानव का दुर्व्यापार और बेगार शामिल है? किसमें? तो बताइए, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे डेली आप लोगों को यहाँ पे क्यूज टाइप से आपको डेली क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, न्यू क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेगा। डेली 8 बजे लाइव आपको यहाँ पे क्लास चलता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो आपका भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? ठीक है, अनुच्छेद 51A में 1976 में किस भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य किस में शामिल किया था? कौन सा भाग में? तो आपका 4A में, ठीक है, 4A में शामिल किया गया था, आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। किसमें शामिल किया गया था? तो 4A, पार्ट 4A में आपका शामिल किया गया था अनुच्छेद 51A, जिसमें क्या चीज़ था? तो मौलिक कर्तव्य शामिल था। कब हुआ था? तो 1976 में। देखिए कितना सारे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा कार्य नहीं है? तो यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह का रख रखाव करता है, ठीक है। इसमें से संघीय संतुलन बनाए रखता है, ये बिल्कुल सही है, संघीय संतुलन बनाए रखता है। यह कार्यकारी अधिकारियों की जांच करने और कानून के शासन को लागू करने का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो आपका ये तीनों काम करता है, लेकिन यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह का रख रखाव नहीं करता है। तो ये आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं बहुत बड़ा मिस्टेक करा देता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं शब्द का देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? इनमें से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 से 18 के बीच। समानता का अधिकार किसमें बताया गया था? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, 16 का ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में विधायी शक्तियों की 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी सूची है? बताइए। भारत में विधायी शक्तियों को, जो शक्तियां हैं, जिनके पास शक्तियां दी गई हैं, एक राज्य सरकार को मिलती है, एक संघ सूची को मिलती है, एक और किसको मिलती है? तो ये पूछा जा रहा है। तो कितने सूची में विभाजित किया गया है? तो पहला तो यहाँ बता दिया है, देखिए पहला तो है कि संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा आपको बताना है। तो तीसरा क्या है? तो समवर्ती सूची है, सी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समवर्ती सूची आपका हो जाएगा सी नंबर। एक और सूची इसके बाद आता है, ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बस एक 3 सूची है ना, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची तो बनाए गए थे। एक सूची और था जिसको कि खाली रखा गया था, ठीक है, खाली रखा गया था, जिसमें कि आप लोग को, जिसमें कि कुछ नए अगर चीज़ें आ गई, जैसे कि अभी AI चल रहा है, चैट GPT का ज़माना चल रहा है, ठीक है, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब स्मार्टफोन्स आ गए हैं। तो उस समय में ये संघ सूची में, जैसे कि संघ सूची में जो चीज़ें डाली गई थी आप लोगों के पास, ठीक है, संघ सूची में क्या, जैसे कि किसके पास क्या अधिकार होना चाहिए, जैसे कि सेना के ऊपर अगर कोई फैसला लेना तो कौन लेगा? तो संघ मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। जैसे शिक्षा के ऊपर है तो शिक्षा के ऊपर राज्य सूची भी ले सकता है और संघ सूची भी ले सकता है, तो उसी को समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है।
उसी को समवर्ती सूची भी कहते हैं। उसके बाद एक और सूची हुआ था जिसको ब्लैंक छोड़ दिया गया, ताकि आने वाला समय में अगर कुछ भी नया चीज़ इन्वेंट होता है तो वो इस सूची में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो भी आपका वेब सीरीज़ वगैरह चलता है, उस पर जो कानून बनाना है वो आपका उस सूची में शामिल किया जाता है। इस सूची का नाम बस याद नहीं आना, अनुविष्ट सूची करके कुछ नाम था, ठीक है उसको, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन तीनों के अलावा कौन सा एक सूची है, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा, बस नाम नहीं याद हो रहा है इसका मतलब ये नहीं समझिएगा मुझे नहीं आता है, मैंने बस बता दिया आपको कि इसके अलावा भी एक और सूची होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। तो आपका 18 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 1905, ठीक है, बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, तो 1905 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, कौन सा। तो बताइए यहाँ पे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो आपका 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो ये पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन सा संशोधन, तो 44वां संशोधन, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। 44वें संशोधन में जो आपका है, आपका जो है संपत्ति का अधिकार किस में से हटा दिया गया था, तो भाग 3 में से हटा दिया गया था। किस संशोधन से, तो 44वां संशोधन, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, उनका मैक्सिमम एज क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है तो आपसे, तो 65 वर्ष, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है। लोकसभा में जब मत बराबर होने की स्थिति आ जाती है तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से मारे जाने के कारण हुई थी। किस नेता की मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों के मारे जाने के कारण हुई थी, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक है, फिल्म में भी एक दिखाया गया है, ठीक है, भगत सिंह की फिल्म में ये चीज़ दिखाई गई है, तो आप लोग जरूर देखिएगा उस फिल्म को, ठीक है। तो किस मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों के मारे जाने के कारण हुई थी, तो लाला लाजपत राय की, ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है। केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, केंद्र सरकार का कौन सा है, तो आपका संसद जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, विधायी अंग है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वॉइसरॉय किसे नियुक्त किया गया था। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर 1947 में भारत का वॉइसरॉय किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था, तो सी नंबर आपका हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। किसके स्थान पे, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था, ठीक है। क्या नियुक्त किया गया था, तो भारत का वॉइसरॉय नियुक्त किया गया था। चलिए इस तरह से आप लोग को जैसे कि आप लोग एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब नोट्स आप लोग पढ़ते हैं ना, नोट्स जब पढ़ते हैं तो उस समय इस तरह से ही आप लोग क्वेश्चन बना के आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं किसी भी रीडिंग ऐसे मार दिए, वैसे नहीं। जब भी एक लाइन पढ़ें, एक लाइन कंप्लीट हुआ तो इसमें ये चीज़ दोबारा उसको बोलिए कि किस चीज़ की कमी, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया ना, अभी क्वेश्चन आया ना कि किस चीज़ किस स्थान पर बनाया गया, तो वॉइस रॉय का, तो इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, तो उसको अपने आप से क्वेश्चन करके पूछिएगा तब आपको अच्छे तरीके से उसको याद होगा, ठीक है। तो ये सब टिप्स है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो आपको पश्चिम बंगाल, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, पश्चिम बंगाल 27 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है। विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपका हो जाएगा जीवाश्मिकी, ठीक है, जीवाश्मिकी कहलाता है, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है, तो जीवाश्मिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पैलेंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था और जो आज भी मजबूती से खड़ा है, यह किस गुंबद की बात की जा रही है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, कितना बड़ा है? तो दूसरा सबसे बड़ा गुंबद बनाया गया था जो आज मजबूती से भी खड़ा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो आपका यहाँ पे गोल गुंबद के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। डी नंबर क्या है गोल गुंबद का विशेषता? ये दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, भारत में बनाया गया, जो कि कहाँ बनाया गया है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? तो गोल गुंबद, ठीक है, इजी नाम है गोल गुंबद, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया था? ठीक है, अकबर द्वारा जो बनाया गया है दरवाजा, जिसको है बुलंद दरवाजा, वो किस स्थान पर बनाया गया है भारत में? तो आपका यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है। सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? इसको क्या कहा जाता है? तो आपको स्तूप उसको कहा जाता है, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, स्तूप कहा जाता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? आपके यहाँ पे सिराज उद दौला, ठीक है, सिराज उद दौला बने थे, ठीक है, सिराज उद दौला वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब बने थे, ठीक है, सिराज उद दौला, ठीक है, सिराज उद दौला। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? यहाँ पर आपका महात्मा गांधी ने किया था। सी नंबर आपका कब किया था? तो 5 मार्च 1931 किसके साथ? तो लॉर्ड इरविन के साथ, ठीक है, लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था, ठीक है, कौन था मेगास्थनीज? तो एक राजदूत था। इसे कहाँ भेजा गया था? तो इसे कहाँ भेजा गया था ये आपसे पूछ रहा है, किसने इसे भेजा था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, किसने भेजा था? तो यूनानी का शासक सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने किस शासक के, भारतीय शासक के दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त के शासक में, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में, डी नंबर आपका हो जाएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में किसे भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर के, सॉरी, मेगास्थनीज का एक राजदूत को भेजा था। किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज, ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापित किया गया था, ठीक है, इसमें कुछ छूटा हुआ है, तो कहाँ स्थापित किया गया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज किस स्थान पे स्थापित किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह पहला प्रयोग माना जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? तो आपका यहाँ पे चंपारण का, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस पर 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? ठीक है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूछा जा रहा है पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? ठीक है, तो कौन सा? तो लाहौर 1929 का, ठीक है, लाहौर 1929 का अधिवेशन, ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो वानभट्ट थे, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, वानभट्ट थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी, तो वानभट्ट। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सामाजिक संगठन का स्थापना किया था? 1875 में स्वामी दयानंद ने किस सामाजिक संगठन का स्थापना किया था? तो आर्य समाज का, ठीक है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? बोलिए, किसने किया था आर्य समाज का? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? तो 1875 में, ऐसे याद होता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, एनी बेसेंट थी, पिछले भी सेट में ऐसा था क्वेश्चन, ठीक है, तो एनी बेसेंट थी, सी नंबर।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था। निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शन था, तो आपका आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था और वेदों की ओर वापस जाओ के नारे के लिए जाना जाता था। कौन था इनमें से जो वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था, वेदों की ओर वापस जाओ के नारे देता था। ठीक है, तो इसमें कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती देते थे। ठीक है, यहाँ देता था गलत शब्द एक तरीके से है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती देते थे। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है। ठीक है, कौन सी जो है भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपका पॉलिस्टर, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइबर फसल कौन नहीं है, तो पॉलिस्टर। चलिए उसके बाद देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो आपका 74.04% है। ठीक है, 74.04% है। किसके अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर मतलब कि शिक्षित का दर। ठीक है, कितने लोग शिक्षित हैं, 100% में कितने लोग शिक्षित हैं, 24%। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ। भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है, तो सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज नदी पे, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी पे। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में, पृथ्वी का जो मौसम ऋतु बदलता है, जलवायु बदलता है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्बन किसका योगदान होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इससे क्या उत्पन्न होता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड से सिंपल याद रखिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, 47 हो गया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण है। भारत के किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण है, कहाँ पर है सबसे अधिक संकेंद्रण, छोटा नागपुर पठार, ए नंबर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं, तो 7 देश जो है भूमि सीमा साझा करते हैं, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थित है। लौह एवं इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थित है, तो कौन सा स्थित है। ठीक है, तो उड़ीसा में आपका रौरकेला था। ठीक है, उड़ीसा में रौरकेला था, और झारखंड में कौन था, तो बोकारो था। ठीक है, झारखंड में बोकारो था, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 50 को हम लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज के सेट में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में 8 बजे डेली लाइव। तो आप लोग अभी चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा। आपका एग्जाम डेट सिटी दे दिया, तो अच्छे से पढ़िए लिखिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस, आप लोग को मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।